दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और घरेलू परिस्थितियां दक्षिण एशिया को प्रभावित कर रही है और उन तमाम परिस्थितियों के बीच में दक्षिणपंथी ताकतों के रहते हुए क्या वो विकास मॉडल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाने की कोशिश हो रही है या पुराना दौर नए कलेवर के साथ वापस आने की परिस्थितियां बन रही है, तो उन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी सरकार अब 2013-14 की तरह हनीमून पीरियड एंजॉय करने की स्थिति में है? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस स्थिति में पहुंची कैसे? और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच से यदि सरकार शब्द को थोड़े देर के लिए हटा दिया जाए और सीधे सीधे बिना लाग लपेट के ये पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी की परिस्थितियां जो 13-14 से कुछ भी कह दे वही सूत्रवाक्य बनता हुआ दिखाई देता था, वो सूत्रवाक्य जैसी परिस्थिति अब देश में पलटती हुई क्यों नजर आ रही है? और इस पलटती हुई परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी अब पहले की तुलना में इतने कमजोर कैसे दिखाई दे रहे हैं? एक वो दौर था जब एक अकेला सब पर भारी की बातें संसद के अंदर से कही जाती थी। एक वो दौर भी था जब 56 इंच की छाती की बात भी जनसभाओं के बीच में कही जाती थी। और एक वो दौर भी था जब न खाऊंगा न खाने दूंगा की बातों पर जनमानस झूमता हुआ नजर आता था। लेकिन अब वो दौर भी है जब दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी सरल शब्दों में कहें तो दुनिया की सबसे बड़ी कामगार और नौजवान आबादी जिस देश के पास हो, वो देश अपनी 60% आबादी को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद तक लाकर खुद को सिमटा ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाता और पाता में विभाजित हो चुकी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में खुद को तब्दील कर ले जहां क्रोनिक कैपिटलिज्म ही भाग्य विधाता बन जाए, जहां क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता का चापलूस पूंजीवाद ही किसानी से लेकर खेती से लेकर अर्थव्यवस्था से लेकर और देश के तमाम दूसरे सेक्टर्स के सबसे बड़े नियंता के रूप में नजर आए, तो जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं उन परिस्थितियों में सत्ता और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने जब आम आदमी की समस्याएं अपना जब सर उठाकर खड़ी होनी शुरू होती है, तो फिर क्या संघ, क्या भाजपा, क्या ट्रोल आर्मी, क्या आईटी सेल और क्या चुनावी हिंदुत्व की बिसात, ये सब एक साथ बिखरते हुए नजर आते हैं। और जब एक साथ सब बिखरते हुए नजर आते हैं, तो उन सब के बीच सत्ता के शीर्ष से जनता को बरगलाने की यदि कोई कथित कोशिशें होती है, तो सिस्टम, जी हां, याद रखिए, सत्ता बरगलाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन सिस्टम के बीच से डिसेंट वॉइस यानी वास्तविकता को लोगों के बीच में रखने की परिस्थितियों को नाप तौल कर बोलने वाला पर्सनालिटी अक्सर सामने आते हुए दिखाई देते हैं। याद कीजिए, कभी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे अर्थशास्त्री जो भाजपा में ही है, उन्होंने क्या कहा था? भारत के डेटा पर दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता। और अब जब कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, ये बातें कही गई, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सांग्रीला डायलॉग में बैठकर वहां बोलते हुए, सिंगापुर में बोलते हुए कौन सी बात कह दी जिससे सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का संकट आता हुआ, विश्वसनीयता का संकट आता हुआ दिखाई दिया। तो उस परिस्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता के साथ खड़े होने की का साहस तो देश हर परिस्थिति में करेगा, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ खड़ा होना और सत्ता के साथ खड़ा होना, देश के साथ खड़ा होना, इन तीनों परिस्थितियों में अंतर करते हुए ही खुद को देखेगा। सीडीएस अनिल चौहान ने जिस प्रकार से इस बात की स्वीकारोक्ति की, सार्वजनिक स्वीकारोक्ति की कि जी हां, भारत के फाइटर प्लेन गिरे हैं, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को सबक सिखाने के दावे पर सवालिया निशान लगाता हुआ नजर आया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को पछाड़ा जरूर, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फाइटर जेट हमारे गिरे और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रतिरोध दिखाने की कोशिश की। इस बात को भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना होगा और इसलिए भी स्वीकार करना होगा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले चंद हफ्तों के बीच 11 बार इस बात को सार्वजनिक मंच से कहा। यहां तक कि अमेरिकी कोर्ट में भी अमेरिकी सरकार ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका ने अपनी तरफ से मध्यस्थता की है। और अमेरिकी प्रशासन का, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का ये रुख
भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलेटरल टॉक यानी द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से परिस्थितियों को सुलझाने की का जो भारत का स्टैंड रहा है उसके उलट जाता हुआ नजर आया। लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ गई है? जी नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ी हैं अर्थव्यवस्था को बहुत कैजुअल तरीके से देखने का। नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ी हैं डिमोनेटाइजेशन या फिर जीएसटी को बहुत ही गलत तरीके से लागू करने की कोशिशों का। इतने गलत तरीके से लागू करने की कोशिशें जिसमें राहुल गांधी, जी हाँ, जो नेता विपक्ष अब है, वो भी एक दौर में जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए नजर आए थे। तो जब जीएसटी को गब्बर सिंह और गब्बर सिंह टैक्स से जोड़कर देखा गया, उस वक्त भले ही ये मजाक बन गया, लेकिन आज की परिस्थितियों में जब बेरोजगारों की फौज 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर खड़ी हुई नजर आई, तो फिर चुनावी हिंदुत्व वहीं आकर टिकता है जहां एक पुरानी कहावत चरितार्थ होती हुई दिखती है कि भूखे भजन न होहि गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो हिंदुत्व की, जी हाँ, चुनावी हिंदुत्व की कंठी माला 5 किलो राशन के साथ और उस 5 किलो राशन के जुमले के साथ बहुत ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकती थी। और वही हो रहा है कि वो चुनावी हिंदुत्व का नैरेटिव आम आदमी की जरूरतों के साथ तारतम्य बिठाता हुआ दिख नहीं रहा है, लिहाजा नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है। किसकी बात की जाए? अग्निवीर से बात शुरू की जाए या फिर इस देश में आम आदमी के लिए जो रोजगार देने वाला सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, या फिर चाहे वो आर्थिक शब्दावली में बात करें तो किसानी का सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर हो, औद्योगिक सेक्टर हो या फिर टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर हो, तीनों ही जगह रोजगार उस रूप में नहीं है जिस रूप में इस देश को आवश्यकता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के भाषणों और 5 किलो राशन, मोदी जी का भाषण और 5 किलो राशन के सहारे कब तक काम चलना था? आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा? क्योंकि अध्यक्ष से जेपी नड्डा जैसे अध्यक्ष, जो मोदी नाम केवलम और मोदी सत्ता ही सब कुछ है, अमित शाह ही चाणक्य है, इस नाम के साथ चलने के लिए अगला अध्यक्ष तैयार होगा या नहीं होगा, ये एक सवालिया निशान है। आखिर बनाया किसे जाए? धर्मेंद्र प्रधान को संगठन की समझ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पिछड़े वर्ग से भी तो आते हैं। और जब धर्मेंद्र प्रधान पार्टी अध्यक्ष होंगे, उनके गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी अब सत्तारूढ़ हो चुकी है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को अगला नरेंद्र मोदी बनने से रोकना इतना आसान होगा? संघ में भी उनकी गहरी पैठ है। बिहार जैसे राज्य में प्रभारी के तौर पर उन्होंने बहुत मजी हुई जातीय राजनीति को करीब से देखा है और उत्तर भारत की राजनीति को समझा है। और जाति जनगणना जो मोदी सरकार कराने का फैसला ले चुकी है, भले ही टाइमलाइन तय नहीं की है, तो क्या उस परिस्थिति में मोदी शाह की सत्ता और गुजरात लॉबी के हितों का संरक्षण धर्मेंद्र प्रधान के साथ हो पाएगा? स्वाभाविक है कि उसमें संदेह है। और यही क्राइटेरिया तो भूपेंद्र यादव पर लागू होता है, क्योंकि एक लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी को नाक में दम करके रखा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होने में 25 साल की देरी करा दी। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई यादव नेता शीर्ष पर पहुंचेगा, तो भला वो आज की भूमिका जो मोदी के सबसे विश्वस्त अमित शाह के बेहद करीबी की भूमिका में दिखाई देते हैं, धर्मेंद्र ये भूपेंद्र यादव, क्या उस भूमिका में वो दिखते रहेंगे? याद कीजिए, कभी नरेंद्र मोदी भी लाल कृष्ण आडवाणी के विश्वस्त की भूमिका में दिखते थे, लेकिन कितने दिनों तक? जब तक सत्ता के शीर्ष का स्वाद नहीं चखा था तब तक, जब तक गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी तब तक। लेकिन सत्ता के शीर्ष का स्वाद चखते ही नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा वहां जाकर खड़ी हो गई जहां लाल कृष्ण आडवाणी की महत्वाकांक्षा तकरीबन 2 दशकों से खड़ी थी। तो धर्मेंद्र और भूपेंद्र भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में तो है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मोदी शाह की जोड़ी क्या उन्हें स्वीकार करेगी? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर वे दोनों नहीं तो आखिर तीसरा कौन? और जो तीसरा कौन होगा उसे संघ स्वीकार करेगा। तो उस तीसरे नेता के सहारे क्या उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव, बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव जहां नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं कब किस अलायंस में रहेंगे, बंगाल का महत्वपूर्ण चुनाव और इन सब से आगे बढ़कर
गुजरात का भी चुनाव होना है और आगे लोकसभा चुनाव भी अब तय मानिए कि यही भाजपा अध्यक्ष चुनाव कराने की स्थिति में जा सकता है। जो अगला भाजपा अध्यक्ष होगा तो फिर गुजरात लॉबी के द्वारा तय किए गए अध्यक्ष को कौन स्वीकार करेगा? मनोज सिन्हा का नाम चर्चा में है, लेकिन मनोज सिन्हा यदि अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो मनोज सिन्हा के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से मनोज सिन्हा जिस बिरादरी से आते हैं, तो जाति की राजनीति में बधा हुआ बिहार जब प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे की चर्चा में तब्दील कर सकता है, तो मनोज सिन्हा को अपनी बिरादरी के दायरे में बांधने से भला बिहार कैसे रोक सकता है? उत्तर प्रदेश में पावर स्ट्रगल क्या नए सिरे से खड़ा नहीं हो सकता योगी आदित्यनाथ के साथ? रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ को इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात लॉबी हटाना चाहती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि गुजरात लॉबी ने योगी आदित्यनाथ को सत्तासीन कराने में 2017 में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी हटाना चाहती है। अब यदि गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को हटाती है और किसी पिछड़े वर्ग के नेता मसलन केशव प्रसाद मौर्य या कोई अन्य नाम, पंकज चौधरी हो या कोई तीसरा चौथा नाम हो, किसी भी ओबीसी नेतृत्व के हाथ में उत्तर प्रदेश दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी यदि विधानसभा चुनाव जीत भी लेती है, तो जो जाति जनगणना का नैरेटिव है वो सफल माना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और संघ का चुनावी हिंदुत्व के दरकने का प्रमाण माना जाएगा और पूरे भारत में मैसेज जाएगा कि अंततः पिछड़े वर्ग का नेतृत्व यूपी में नहीं दिया जाता तो भाजपा हार सकती थी। और उसके सामने झुकने का मतलब है कि संघ के चुनावी हिंदुत्व का दरक जाना। भाजपा पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री यदि योगी आदित्यनाथ की जगह बना भी दे, मान लिए कि अखिलेश यादव चुनाव हार भी गए, तो अखिलेश यादव का मुद्दा तो जीत रहा है और अखिलेश यादव का मुद्दा यदि जीतता हुआ नजर आया, पीडीए जीतता हुआ नजर आया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले 50 सालों की सियासत मुश्किल हो सकती है। उससे बेहतर कहीं ना कहीं पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे, भले वो चुनाव जीत जाए या हार जाए, भले यूपी की सत्ता आ जाए या यूपी की सत्ता पीडीए और जाति जनगणना के आड़ में यूपी की सत्ता बिखर जाए भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी उसे स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन बीजेपी उस नैरेटिव को हवा देने को तैयार नहीं है जिस नैरेटिव को हवा देते हुए खुद नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के लोग नजर आए। जब पहलगाम की घटना के बाद जब देश एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था, उस वक्त जातीय जनगणना की बात कैबिनेट के सामने से गुजारी गई और कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी। और जब कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं गया, क्रेडिट कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जाता हुआ नजर आया, जो इस मुद्दे के साथ और संविधान की किताब को सामने लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने निकले। तो अब यदि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा तो नैरेटिव विपक्ष का ही सजता हुआ नजर आएगा। तो कई बार चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि मुद्दे को जीवंत रखें और समाज के सामने, सामाजिक व्यवस्थाओं के सामने सर झुकाने से बेहतर सामाजिक व्यवस्थाओं के दायरे में अपने लिए इंतजार कर अवसर का तलाश करना लोग मुफीद मानते हैं। वही कहीं संघ और भाजपा तो नहीं सोच रही। और संघ और भाजपा जितना ज्यादा ये सब सोच रही है, नरेंद्र मोदी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थितियां बनती जा रही है। कई लोग ये भी कहेंगे कि संघ अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी की सत्ता पलट देगा। जी नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी 182 सीटों पर थे तब तो संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी पर हावी नहीं हो पाए। आज नरेंद्र मोदी खराब हालत में भी 240 सीटों पर है, तो भला नरेंद्र मोदी की सत्ता संघ पलट देगा और भाजपा के अंदर से रिवोल्ट हो जाएगा। भूल जाइए कि भाजपा के अंदर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी और शाह के खिलाफ कोई रिवोल्ट हो जाएगा, क्योंकि संघ की प्रवृत्ति नहीं रही है। संघ कभी भी साहसिक कामों को अंजाम देने में विश्वास नहीं रखता और कभी भी कोई भी व्यक्ति जो धर्म या कोई भी संस्था जो धर्म या सांप्रदायिकता का आड़ लेकर अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश करती है, वो कभी भी साहसी स्वभाव की और साहसी नेचर की होती नहीं है। संघ साहस कब दिखाता है? जब भाजपा विपक्ष में होती है तो जिन्ना विवाद पर आज आडवाणी का इस्तीफा मांग लेता है।
संघ साहस कब दिखाता है? जब भारतीय जनता पार्टी 2009 का चुनाव आडवाणी के प्रधानमंत्रित्व के चेहरे पर हार जाती है, तब संघ दिल्ली के तथाकथित गैंग ऑफ फोर जो मीडिया में प्रचलित था, उसे किनारे करने के कथित कोशिशों के तहत सीधे नागपुर से नितिन गडकरी की लॉन्चिंग करा देती है। लेकिन कोई एक उदाहरण इस देश में नहीं मिलेगा कि चाहे सत्ता भाजपा की हो, चाहे सत्ता किसी गैर भाजपा दल की हो, संघ के लोगों ने कभी सत्ता से टकराने का साहस दिखाया हो। ब्रिटिश काल में भी सत्ता से टकराने का साहस संघ ने नहीं दिखाया था। तो नरेंद्र मोदी की सत्ता से टकरा जाएगी, ये कौन भला सोच सकता है? इमरजेंसी के दौर में भी माफीनामों का जिक्र मिलता है, तब भी संघ टकराने के लिए तैयार नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी से टकराने के लिए तैयार नहीं था, और एक कोशिशें जो अंदर खाने ब्रजेश मिश्रा को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से हटाने की गई, उसमें भी एनएसए के पद से हटाने की जो कोशिशें की गई, उसमें भी संघ को कामयाबी नहीं मिली। तो आज नरेंद्र मोदी को संघ हटा देगा, भूल जाइए, ये सब कोरी बातें हैं कि संघ लाके संजय जोशी को अध्यक्ष बना देगा और संजय जोशी अध्यक्ष बन जाएंगे और फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिल्कुल वैसे ही इस्तीफा देने का आदेश देंगे जैसे सीताराम केसरी ने अध्यक्ष बनने के बाद नरसिम्हा राव को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया था कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये सब संघ और भाजपा के बीच नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ रहे हैं। कहां कमजोर पड़ रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी खड़े कहां से हुए थे, यही सवाल है। नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे 9/11 की घटना के बाद, जो वैश्विक परिस्थितियां बनी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बीच जो एंटी इस्लाम कुछ लोगों ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, गलत नियत से बनाने की कोशिश की, उस एंटी इस्लाम माहौल के बीच में जो गुजरात की घटना हुई, जो गुजरात में 2002 की दुखद घटना हुई, उन परिस्थितियों को न्यूटन के तृतीय गति नियम का एक उदाहरण बताते हुए नरेंद्र मोदी ने जो अपनी जगह बनाई थी, स्वस्थ लोकतंत्र में भले ही कोई उसे स्वीकार न करे, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो जगह नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, उसी की बुनियाद को धीरे धीरे अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद कांग्रेस के कमजोर पड़ने के समय तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व और एक तथाकथित गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के तौर पर पेश करके जो नरेंद्र मोदी ने अपना व्यक्तित्व बनाया था, वो व्यक्तित्व शौचालय पहुंचाने के आग्रहों से ज्यादा बड़ा कभी दिखाई नहीं दिया। बैंकों में खाता खुलवाने की कोशिशों से आगे कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन जहां दिखाई देने की जरूरत थी, चाहे इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे इस देश के नौजवानों को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी सकारात्मक दिशा में ढालने का प्रयास हो, कहीं वो दिखाई नहीं दिया। लिहाजा रिसेंटमेंट, असंतोष बढ़ता गया। संगठन से आने वाले, संघ से आने वाले प्रचारक नरेंद्र मोदी सबसे पहले कमजोर पड़े, तो उस मॉडल पर, जिस मॉडल को नरेंद्र मोदी ने खुद गढ़ने की कोशिश की थी, जिस बुनियाद पर गढ़ने की कोशिश की थी, उस बुनियाद का हैंगओवर अब उतरता हुआ नजर आया। पूरी दुनिया ने दक्षिण पंथ को एक दौर में जगह दी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अब दक्षिण पंथ का हैंगओवर उतर रहा है। और जब वो हैंगओवर उतर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता भी कम हो रही है। भाजपा के अंदर जब नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता कम हो रही है, तो देश के अंदर भी वो स्वीकार्यता कम हो रही है। और जब देश के अंदर वो स्वीकार्यता कम हो रही है, तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस सिस्टम को लेकर जो चले थे, वो सिस्टम कहीं ना कहीं चुनावी हिंदुत्व से ज्यादा बड़ा मोदीनॉमिक्स के रूप में जो दिखाई दिया, जिसने पूरे इकोनॉमिक्स को भट्ठा बिठा डाला इस देश में, तो उस भट्ठा बिठा डाले सिस्टम के आगे ये सत्ता जितने दिनों तक नीतीश नायडू के नानी फैक्टर के सहारे खिंच जाए, वो बोनस है। वरना इस सरकार के लिए इस देश के अंदर जरूरी ऑक्सीजन उसी तरह खत्म हो चला है जैसे 2011 में अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की भूमिका के बाद मनमोहन सिंह की सरकार के लिए जरूरी ऑक्सीजन खत्म हो चला था। याद रखिए, सत्ता हमेशा दिल्ली और लुटियंस दिल्ली के गलियारों से नहीं चलती। सत्ता संघ मुख्यालय से चलाने की कोशिशें कामयाब नहीं होती। सत्ता चलती है तो एजेंडे और इकबाल से चलती है, और एजेंडा और इकबाल के बीच का तालमेल, नेतृत्व का इकबाल और सत्ताधारी दल या गठबंधन का एजेंडा, इन दोनों के बीच में यदि तालमेल टूटता है तो नेतृत्व बिखरना शुरू होता है। नेतृत्व के सामने विश्वसनीयता का संकट शुरू होता है। वो संकट नरेंद्र मोदी के सामने है। संघ इसे महसूस तो कर रहा है, भाजपा इसे महसूस तो कर रही है,
विपक्ष इसे काफी पहले महसूस कर चुका है, लेकिन घूम फिर कर बात यही आती है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ दिन चलवाने से बीजेपी का और नुकसान होगा, या इस सरकार की मियाद मॉनसून सेशन या शीतकालीन सत्र तक 2025 में ही पूरा करा देने के लिए विपक्ष नई भूमिका के लिए खुद को तैयार तो नहीं कर रहा है। देखते जाइए विपक्ष कौन सी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की भूमिका सत्ता में रहकर कभी भी विश्वसनीयता के नाम पर इस तरह नहीं गिरी जिस तरह से आज गिरी हुई दिखाई दे रही है। पहले भी विश्वसनीयता गिरी हुई थी, लेकिन किनके बीच? इंटेलेक्चुअल्स के बीच, बौद्धिक तबके के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच, अर्थशास्त्रियों के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच, और इन सब से आगे बढ़कर इस देश के अंदर नागरिक समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करने वाले समाज के अलग अलग सेक्टर्स के बीच। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की भूमिका उन तत्वों के बीच भी गिरती हुई दिखाई दे रही है जिन तत्वों को कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल के माहौल में अलग तरीके से गढ़ा गया और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक ऐसा कॉकटेल बनाकर उसे ही देश के हर मर्ज की दवा के तौर पर पेश किया गया, जिसका अंजाम तो सबको पता था, लेकिन उस अंजाम को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज नरेंद्र मोदी सरकार की भूमिका और भारत की अर्थव्यवस्था की हालत, आम आदमी की जिंदगी और इन सब के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही फजीहत एक साथ जब आकर खड़ी हो गई है, तो कोई एक लाइन सत्ता पक्ष को भी लेनी है, एक लाइन विपक्ष को भी लेनी है। और जब एक लाइन लेने की परिस्थितियां आती है, मौजूदा माहौल को यदि देखते हुए कहें, उस परिप्रेक्ष्य में कहें, तो नरेंद्र मोदी की सत्ता और खुद नरेंद्र मोदी एक बेहद कमजोर प्रधानमंत्री और नेता के तौर पर सामने आते हैं। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।